आपको आज यह समझना होगा कि यह महाकुंभ वाकई 144 वर्षों के बाद आया है और यह 144 वर्षों की जो थ्योरी है इस महाकुंभ को लेकर यह आखिर आई कहां से, इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो याद कीजिए 31 दिसंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में खुद यह बयान दिया था कि इस बार महाकुंभ का दुर्लभ संयोग 144 वर्षों के बाद बना है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय, अलग अलग मंत्रालय और महाकुंभ के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से भी बिल्कुल यही जानकारी दी गई 144 वर्ष वाली। कुंभ 4 प्रकार के होते हैं और वो हैं कुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। इनमें कुंभ का आयोजन हर 4 साल में एक बार होता है, अर्धकुंभ का 6 साल में एक बार होता है और पूर्ण कुंभ का 12 वर्ष में एक बार, और महाकुंभ का आयोजन 144 वर्षों में एक बार होता है। यह स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कुंभ कितने प्रकार के होते हैं। सरकार का कहना है कि इस बार प्रयागराज में महाकुंभ का ही आयोजन हुआ है और यह वही महाकुंभ है जो 144 वर्षों में एक बार आता है। हालांकि इस दावे को लेकर विवाद भी है। विवाद क्या है? अलग अलग सरकारी दस्तावेजों में, सरकारों के विज्ञापनों में, पुस्तकों में और अलग अलग लेखों में यह बताया जा चुका है कि वर्ष 2013 में, वर्ष 2001 में, वर्ष 1989 में भी 144 वर्षों के बाद महाकुंभ का आयोजन हो चुका है और सरकार अब यह कह रही है कि इस बार वर्ष 2025 में भी महाकुंभ का यह दुर्लभ संयोग बना है। जबकि यह संभव कैसे हो सकता है, लोग ये पूछ रहे हैं। तो पूर्ण कुंभ 12 वर्ष में इसलिए एक बार आता है क्योंकि जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 12 वर्ष लगते हैं। लेकिन जब यह 12 वर्ष के 12 पूर्ण कुंभ 144 वर्षों में पूरे होते हैं तो इस योग पर महाकुंभ का आयोजन होता है और यह महाकुंभ 144 वर्षों से पहले आ नहीं सकता। आज सवाल यह है कि जो महाकुंभ 144 वर्षों से पहले आ नहीं सकता, उस महाकुंभ का आयोजन वर्ष 1977 में भी हो चुका है, 1989 में भी हो चुका है, 2001 में, फिर 2013 में और इस बार 2025 में कैसे हुआ? क्या ये सारे ही महाकुंभ थे? इसका सीधा सा मतलब यह है कि इनमें से एक कुंभ महाकुंभ था और बाकी के कुंभ पूर्ण कुंभ थे, या यह भी हो सकता है कि ये सारे ही कुंभ पूर्ण कुंभ थे जिन्हें सरकारों ने महाकुंभ बनाकर, महाकुंभ बताकर देश के लोगों के सामने पेश किया। अब यहां बड़ा सवाल यह है कि पूर्ण कुंभ और महाकुंभ के बीच इतना कंफ्यूजन क्यों है और महाकुंभ की गणना को लेकर स्पष्टता क्यों नहीं है। पूर्ण कुंभ का वैज्ञानिक आधार यह है कि जब जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह लगभग 12 वर्षों में सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है, तब इस संयोग में पूर्ण कुंभ का आयोजन होता है 12 वर्षों में एक बार। लेकिन 144 वर्षों के महाकुंभ की थ्योरी यह है कि जब 12 वर्ष के 12 पूर्ण कुंभ पूरे होंगे तब एक महाकुंभ होगा। अब यहां पर चुनौती यह है कि आखिर यह कैसे पता चलेगा कि कब 12 पूर्ण कुंभ पूरे हो चुके हैं और कब असली महाकुंभ का आयोजन करना सही होगा। तो बहुत सारे लोग यह दावा करते हैं कि जब विशेष खगोलीय स्थिति में शनि, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रह सूर्य के साथ एक रेखा में मौजूद होते हैं, तब 144 वर्षों में एक बार बनने वाली इस बहुत ही खास खगोलीय स्थिति में महाकुंभ का आयोजन होता है। और इस बार भी हमारे सौरमंडल में यही खगोलीय स्थिति बनी है जिसके कारण इस बार के पूर्ण कुंभ को महाकुंभ कहा जा रहा है। अब इसका पौराणिक आधार यह है कि इन्हीं चारों ग्रह, उपग्रह और सूर्य ने अमृत कलश को राक्षसों से प्राप्त करने में मदद की थी। इनमें चंद्र देवता को अमृत कलश की रक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई थी, सूर्य देवता को अमृत कलश को टूटने से बचाना था, देवगुरु बृहस्पति को राक्षसों को रोकने की जिम्मेदारी दी गई और शनि देवता को कौवे का रूप धारण करके, कौवे का रूप धारण करने वाले जयंत की निगरानी करनी थी ताकि वो कलश से सारा अमृत खुद न पी जाए।
और इस आधार पर बहुत सारे लोग इस बार के पूर्ण कुंभ को 144 वर्षों में आने वाला महाकुंभ बता रहे हैं। लेकिन यहां पर एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सौर मंडल में कभी भी कोई ग्रह और उपग्रह सूर्य के साथ एक रेखा का निर्माण नहीं करते, और यही कारण है कि महाकुंभ की गणना को लेकर भी हर बार ही विवाद होता है। ऐसा नहीं कि इस बार, हर बार यह विवाद होता है, लेकिन इस बार यह विवाद कुछ ज्यादा ही हो रहा है। इसके साथ ही आज हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि 144 वर्षों के महाकुंभ के लिए जो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति होनी चाहिए वो स्थिति इस बार है, और ऐसा दुर्लभ और ज्योतिषीय संयोग 144 वर्षों के बाद ही बना है, जिसके कारण यह महाकुंभ ही कहलाएगा। और आप अपने कंफ्यूजन को आज दूर कर सकते हैं और अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किन ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के कारण इस बार के पूर्ण कुंभ को ही महाकुंभ माना जाएगा। तो आप देख लीजिए बड़ी स्क्रीन पर, जिस भी स्क्रीन पर आप इस समय ब्लैक एंड व्हाइट को देख रहे हैं, टीवी की स्क्रीन पर या अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर, जिन लोगों ने भी इस बार के महाकुंभ में पवित्र स्नान किया है उन्हें यह बात याद रखनी चाहिए कि जब जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है तो इससे ज्योतिषीय गणना यानी ग्रह नक्षत्रों की चाल बदल जाती है, इससे चाल बदलती है। और सनातन धर्म में इस दौरान प्रयागराज की त्रिवेणी में स्नान करने को सबसे पवित्र माना जाता है, और आप सभी लोग इसी दुर्लभ संयोग में महाकुंभ का हिस्सा बने हैं। और 65 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इस संयोग में, इस शुभ घड़ी में ये पवित्र स्नान हमारे देश में किया है। सवाल आप सबके मन में यह होगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने महाकुंभ में आए 65 करोड़ लोगों की गिनती कैसे की, और क्या सरकार ने भीड़ के इस आंकड़े को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। और यह सवाल आज से नहीं, महाकुंभ के पहले दिन से ही पूछा जा रहा है, और हमारे देश में बहुत सारे लोग और विपक्ष के नेता ऐसे हैं जो इन आंकड़ों पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहे। लोगों का कहना है कि 65 करोड़ लोग आखिर कैसे स्नान कर सकते हैं। 65 करोड़ लोगों का मतलब है भारत की लगभग आधी आबादी प्रयागराज में आकर स्नान कर चुकी है। तो इसको लेकर आज हम आपको यह बताना चाहते हैं कि योगी सरकार ने वहां पहुंचने वाले लोगों की गिनती करने के लिए पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। महाकुंभ में ऐसे 500 कैमरे लगाए गए हैं जो एआई की मदद से काम करते हैं, और ये मेला क्षेत्र में आने वाले लोगों की गिनती 3 तरीकों से करते हैं। पहला, ये कैमरे भीड़ के घनत्व का अनुमान लगाकर लोगों की गिनती करते हैं, और इसमें यह देखा जाता है कि कितने क्षेत्र में एक समय पर कितने लोग मौजूद हैं, और घनत्व देखकर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से यह अंदाजा लगाते हैं कि अभी इस क्षेत्र में इतने लोग होंगे। दूसरा, मेला क्षेत्र में ऊपर से हेड काउंट यानी लोगों के जो सिर दिख रहे होते हैं उससे उनकी गिनती की जाती है। तीसरा तरीका है फेशियल रिकॉग्निशन का, जिसमें एआई कैमरों से लोगों के चेहरों की पहचान करके उनका एक डेटा तैयार किया जाता है, और यह सुनिश्चित किया जाता है कि जिन लोगों की गिनती हो रही है, यानी जिनका डेटा, जिनका चेहरा स्कैन हो चुका है, उनमें एक व्यक्ति को एक से ज्यादा बार ना गिना जाए। यानी अगर आपका चेहरा एक बार स्कैन हो गया तो अगर आप वहां दोबारा भी जाएंगे उस दिन तो फिर वो कैमरा आपकी गिनती नहीं करेगा। हालांकि यहां आपको यह बात भी पता होनी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति आज महाकुंभ के मेला क्षेत्र में आया है और इसके बाद वो अगले ही दिन यानी कल फिर से इसी मेला क्षेत्र में आता है तो उसकी गिनती 2 बार हो जाती है। और इसलिए आप ये मानकर चलिए कि जो लोग एक से ज्यादा दिन महाकुंभ के मेला क्षेत्र में आए होंगे उन्हें एक से ज्यादा बार गिन लिया गया होगा, ऐसा संभव है। हालांकि अनुमान है कि ऐसे लोगों की गिनती 1% से भी कम होगी, जिससे सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों पर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। मौजूदा समय में पूरी दुनिया में भीड़ की गिनती करने के लिए इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम की मदद ली जाती है, और दुनिया भर में इसका सक्सेस रेट सबसे ज्यादा है, और यह 90 से 99% के बीच है इसका सक्सेस रेट। तो ऐसा नहीं है कि यह टेक्नोलॉजी सिर्फ यहां इस्तेमाल हुई है।
दुनिया भर में बड़े बड़े आयोजन जब हुए हैं तो इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भीड़ की गिनती की गई है। इससे भी बड़ी बात यह है कि जब वर्ष 2022 में, आपको याद होगा, कतर में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था, या पिछले साल जब मक्का में हज की यात्रा हुई थी, या उससे पहले वर्ष 2021 में जब टोक्यो में ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था, तब इन सभी आयोजनों में शामिल होने वाले लोगों की गिनती इसी एआई टेक्नोलॉजी से की गई थी। लेकिन हमारे देश को छोड़कर इन तमाम देशों में गिनती को लेकर, आंकड़े को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ, और पूरी दुनिया में किसी ने यह नहीं कहा कि उन्हें एआई से हज यात्रियों की भीड़ की गिनती करने के सबूत चाहिए। किसी ने यह नहीं कहा, चैलेंज नहीं किया कि कतर में जो लोग फीफा वर्ल्ड कप देखने के लिए आए थे उनकी संख्या ऊपर नीचे हो सकती है। किसी ने नहीं कहा कि टोक्यो में जो ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ है उसमें जो लोग दर्शक के तौर पर वहां देखने के लिए आए थे उनकी संख्या पर उन्हें विश्वास नहीं है। किसी ने चुनौती नहीं दी, ना कतर में दी, ना टोक्यो में दी, ना हज यात्रा के दौरान दी। सिर्फ भारत में इस संख्या को चुनौती दी जा रही है। जब भारत में इसी एआई मॉडल से महाकुंभ में हिंदू श्रद्धालुओं की गिनती हुई, तब हमारे ही देश के, यहीं के रहने वाले विपक्षी नेता इन आंकड़ों पर भी शक जता रहे हैं और इस भीड़ के सबूत मांग रहे हैं। लेकिन इसके सबूत मांगने वालों को आज हमारी ये रिपोर्ट ध्यान से देख लेनी चाहिए। महाकुंभ में यहाँ पर हमने लगभग टोटल 1700 कैमरा लगाए गए हैं, जो कि वीडियो सर्विलेंस के लिए हैं और एआई के लिए हैं। 1700 में से लगभग 500 कैमरे जो हैं एआई के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। एआई में भी अलग अलग तरह के यूज़ केसेस हैं। एक है घाट पे कितने लोग एक टाइम पे प्रेजेंट हैं, क्राउड डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए, जिससे कि हमें पता चलता है कि रियल टाइम में क्या क्राउड डेंसिटी है घाट पे। दूसरा पीपल काउंट कैमराज हैं, जो कि ये आपको बताते हैं कि कितने लोग आपके घाट की तरफ गए हैं, जो कि ये कैमराज आपके घाट के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पे लगाए गए हैं। और जो भी अप्रोच रूट्स हैं, अलग अलग जगह से जो लोग घाट की तरफ आ रहे हैं, उन अप्रोच रूट्स पे मल्टीपल स्ट्रेटेजिकल पॉइंट्स पे ये कैमराज लगाए गए हैं। तो इन कैमराज की मदद से हम ये देखते हैं कि कितने लोग इन एंट्री एग्जिट पॉइंट्स की तरफ अप्रोच किए हैं। फेशियल रिकग्निशन हर आदमी का यूनिक होता है, तो उससे एक आदमी एक ही बार काउंट होता है। ये सारा डेटा हम जो जनरेट करते हैं एआई से, ये फर्दर एक बिजनेस एल्गोरिदम टूल में जाता है, जहां पर कि जो लॉजिक्स डिफाइन किए गए उसके हिसाब से एक लॉजिकल डेटा निकल के आता है, जो डेटा हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो हमने यहाँ पर हमने जब महाकुंभ स्टार्ट किया उसके 3 महीने पहले से हमने सिस्टम डिप्लॉय करके मॉडल्स की ट्रेनिंग शुरू कर दी। इनफैक्ट हमने इसके पहले माघ मेला भी किया था, जो 2024 में जनवरी टू फरवरी हुआ था। तो उस समय हमने जब सिस्टम इंस्टॉल किया, हमें उससे भी काफ़ी मदद मिली, उससे हमें काफ़ी लर्निंग मिली, जो कि हमने यूज़ किया महाकुंभ में सिस्टम को और परफेक्ट या मैच्योर बनाने के लिए। सो हमने ग्राउंड पे अथॉरिटीज़ की मदद से, उनकी गाइडेंस पे, जो डेटा हमें पहले की भी प्रोवाइड कराई गई, रियल टाइम में जो हमने डेटा कैप्चर किया, उससे हमने कस्टम मॉडल्स बनाए जो कि ज़्यादा बेहतर हो सकते थे महाकुंभ को देखते हुए, क्योंकि ये महाकुंभ पहले नहीं देखा गया, शायद अगला महाकुंभ पहले नहीं देखा गया होगा। तो जितना हमें एक्सपीरियंस और लर्निंग अथॉरिटीज से मिला, जितना हमें पुराने पिछले कुंभ से महाकुंभ से और माघ मेला से जो डेटा मिला, उससे हमने ट्रेन करके अलग अलग मॉडल्स को फर्दर और मैच्योर स्टेबल बनाया और कस्टम मॉडल्स डेवलप किए इस महाकुंभ में यूज़ करने के लिए, जो आज हमें जैसी ज़रूरत थी उस हिसाब से हमें एक्यूरेसी प्रोवाइड कर रही है। जो फिगर्स हम थोड़ी देर में देखते हैं, एक बुलेटिन रिलीज होता है कि अभी तक 55-60 लाख लोगों ने स्नान कर लिया, अभी तक 53 करोड़ का फिगर है, ये बेसिकली कैसे कैलकुलेट होता है? ये एक एजेंसी है, आउटसोर्स्ड एजेंसी है, जो कि ये एल्गोरिदम्स लगा करके, स्टैटिस्टिकल मेथड्स लगा करके इसको कैलकुलेट करती है। जो ये डैशबोर्ड आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इससे ये एआई पर आधारित डैशबोर्ड है और ये एक तरीके से मेले की हेल्थ जो है वो डिस्प्ले करता है, जो ग्रीन बार्स आप देख रहे हैं। तो इससे हमको ये जानकारी हो जाती है कि कहाँ पर इंटरवीन कब करना है। साथ ही इसी डेटा का प्रयोग करके जो एजेंसी है वो कैलकुलेट भी करती है इसी, और उस प्रकार से फिर वो फिगर्स रिलीज की जाती है। अब इन सारे विवादों के बावजूद महाकुंभ में लोगों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है और आज भी
97,21,000 लोगों ने प्रयागराज के संगम में यह पवित्र स्नान किया है। अब तक पिछले 44 दिनों में 64,54,00,000 लोग महाकुंभ में शामिल हो चुके हैं, जो भारत की कुल आबादी का 45% है। और भारत में इस समय हिंदुओं की आबादी है लगभग 116 करोड़, और भारत में रहने वाले 116 करोड़ हिंदुओं की कुल आबादी का 56% यह आंकड़ा है। यानी भारत में रहने वाले सारे हिंदुओं में से 56% लोग यहां पवित्र स्नान कर चुके हैं। इसका मतलब यह है कि भारत के हर 2 में से 1 हिंदू ने इस बार के महाकुंभ में पवित्र स्नान किया है, और यह कोई मामूली बात नहीं है। अंग्रेजी में आप इसे एक साइलेंट रेवोल्यूशन कह सकते हैं, हिंदी में आप इसे एक ऐसी क्रांति कह सकते हैं जिसका शोर आप तक पहुंच नहीं रहा, और यह एक ऐसी क्रांति है, एक ऐसा बहुत बड़ा बदलाव है जो हमारे समाज में धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को यह बदलाव दिखाई नहीं दे रहा। यह बदलाव हो सकता है आपको दिखाई ना दे, हो सकता है इसका शोर आपको सुनाई ना दे, लेकिन आप इसे महसूस कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि भारत के समाज में सनातन धर्म को लेकर, अपनी संस्कृति को लेकर, अपने रीति रिवाजों को लेकर एक नए प्रकार की जागरूकता पैदा हुई है। और ये जो इस बार का महाकुंभ है, ये बहुत खास माना जाएगा, बहुत स्पेशल माना जाएगा, और इस महाकुंभ को आने वाले दशकों तक याद किया जाएगा। आप कह सकते हैं कि इस बार इस 45 दिन के महाकुंभ में जब आप भारत के समाज को देखेंगे, भारत के करोड़ों लोगों को देखेंगे, तो आपको एक अलग प्रकार की जागृति देखने को मिलेगी। और देश के हर कोने से लोग अपने आप स्वेच्छा से परेशान होकर, संघर्ष करके, ट्रैफिक जैम में फंसकर, रेल में धक्के खाते हुए, कई बार तो अपनी जान की बाजी लगाते हुए यहां पर आ रहे हैं और पवित्र स्नान कर रहे हैं। शायद ऐसा जुनून इससे पहले सनातन धर्म को लेकर, महाकुंभ को लेकर, भारत की संस्कृति को लेकर इससे पहले कभी नहीं देखा गया। इसलिए यह महाकुंभ हमेशा याद किया जाएगा। इसे आप ऐसे समझिए कि भारत की लगभग आधी आबादी ने उस महाकुंभ में पवित्र स्नान किया है, जो सिर्फ 10,000 एकड़ के क्षेत्र में फैला है। ये जो मेला क्षेत्र है पूरा 10,000 एकड़ के क्षेत्र में है, और यह भारत के कुल क्षेत्रफल के सिर्फ 0.0001% क्षेत्रफल के बराबर है। 0.001% है यह भारत का कुल क्षेत्रफल का। यह 10,000 एकड़ की जो अब भूमि देख रहे हैं, और इस छोटी सी भूमि में भारत की लगभग आधी आबादी समा गई 45 दिनों के अंदर। यह कितना बड़ा चमत्कार है। 13 जनवरी को शुरू हुए महाकुंभ का आयोजन कल के स्नान के साथ अब समाप्त हो जाएगा, और ऐसा अनुमान है कि कल आखिरी दिन महाशिवरात्रि के मौके पर भीड़ का एक नया रिकॉर्ड बन सकता है, जिसके कारण स्थानीय प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण को लेकर कुछ बड़े बदलाव फिर से किए हैं। तो आज आप में से जो लोग कल वहां जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको ये बड़े बदलाव पता होने चाहिए। पहला बदलाव है, आज शाम 4 बजे के बाद से मेला क्षेत्र को और शाम 6 बजे के बाद से पूरे प्रयागराज शहर को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। यानी शहर में और मेला क्षेत्र में अब कोई गाड़ी नहीं जाएगी, किसी गाड़ी का प्रवेश नहीं होगा। दूसरा, महाकुंभ में निगरानी के लिए भारतीय वायुसेना के जवान अब तैनात कर दिए गए हैं। तीसरा, भीड़ के कारण लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो संगम की तरफ जाने की बजाय उसी घाट पर स्नान कर लें जो घाट उनके सबसे नजदीक है। चौथा, भीड़ के दबाव के कारण प्रयागराज में प्रवेश करने वाले वाहनों को अब सीमा पर ही रोक दिया गया है। और पांचवां, महाशिवरात्रि के कारण प्रयागराज के सभी शिव मंदिरों पर पुलिस बल की बड़ी सख्त तैनाती की गई है, और शहर में निकाले जाने वाली शोभा यात्रा को भी इस बार रद्द कर दिया गया है सुरक्षा कारणों से और भीड़ की वजह से। आज बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आखिर इन मंदिरों को किससे खतरा है जो यहां पर इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। तो आज आपको यह भी पता होना चाहिए कि महाकुंभ में महाशिवरात्रि के स्नान का महत्व क्या है, और जिस मोक्ष की तलाश में दुनिया भर से लोग महाकुंभ में आए, उस मोक्ष का भगवान शिव से क्या संबंध है।
महाशिवरात्रि का पर्व इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। शास्त्रों में भगवान शिव को देवों का देव बताया गया है और उनके कुल 108 रूपों का वर्णन किया गया है। इनमें भी अर्धनारीश्वर का रूप शिव शक्ति को परिभाषित करता है, जिसमें शिव जी का भी वास है और देवी पार्वती का भी वास है। और बड़ी बात यह है कि इस शिव शक्ति का मिलन महाशिवरात्रि के दिन ही हुआ था। और कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति तभी होती है जब मनुष्य अपने अंदर भगवान शिव को स्थापित करने में सफल होता है। और आज हम आपको उस पौराणिक कथा के बारे में भी कुछ बताना चाहेंगे, जिसके कारण महाशिवरात्रि का महापर्व हमारे देश में मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं में ऐसी मान्यता है कि जब माता सती ने आत्मदाह कर लिया था, तब भगवान शिव ने स्वयं को निराशा और अवसाद में खो दिया था। और भगवान शिव की मनोस्थिति से राक्षस ताड़कासुर अच्छी तरह से परिचित था और उसे ऐसा लगता था कि अब भगवान शिव के लिए कभी भी गृहस्थ जीवन संभव नहीं होगा और इसी बात का फायदा उठाकर वो अमर हो जाना चाहता था। इसके लिए उसने ब्रह्मांड के निर्माता भगवान ब्रह्मा की तपस्या शुरू की और जब भगवान ब्रह्मा इस राक्षस के समक्ष प्रकट हुए तो इस राक्षस ने उनसे एक बहुत ही विशेष वरदान मांगा। वो वरदान ये था कि इस राक्षस की मृत्यु भगवान शिव के पुत्र के अलावा किसी और के हाथों नहीं होनी चाहिए। और यह राक्षस जानता था कि भगवान शिव तो कभी गृहस्थ जीवन में जाएंगे नहीं, इसलिए उनका पुत्र भी नहीं होगा और यह राक्षस इस प्रकार से हमेशा के लिए अमर हो जाएगा, क्योंकि जब पुत्र ही नहीं है तो उस राक्षस का वध कौन करेगा। भगवान ब्रह्मा ने तथास्तु कहकर इस राक्षस को यह वरदान दे भी दिया, क्योंकि इस राक्षस को ऐसा लगता था कि माता सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव के लिए गृहस्थ जीवन असंभव है और इसीलिए इसने बड़ी चालाकी से अपने आप को अमर समझ लिया। इसी समय राजा हिमवंत अपनी पत्नी के साथ हिमालय में रहा करते थे और उनकी पुत्री कोई और नहीं बल्कि पार्वती जी थी और पार्वती जी को भगवान शिव के प्रति अटूट विश्वास था। पार्वती का भगवान शिव से तभी विवाह हो सकता था तब भगवान शिव के हृदय में जब भगवान शिव के हृदय में स्नेह और प्रेम भाव उत्पन्न होता, क्योंकि विवाह तो तभी होगा। लेकिन भगवान शिव जो हैं वो तो कैलाश पर्वत पर ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे। भगवान शिव की इस मनोस्थिति को देखते हुए कामदेव को उनके पास भेजा गया और उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई कि वो भगवान शिव को प्रेम से भर दें और इसीलिए उन्होंने कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के हृदय पर प्रेम का तीर चलाया। लेकिन यह तीर भगवान शिव के हृदय को स्पर्श करता उससे पहले ही भगवान शिव की तीसरी आंख यानी तीसरा नेत्र खुल गया और उन्होंने कामदेव को भी भस्म कर दिया। और जब यह प्रयास असफल हो गया तब पार्वती जी योगिनी बनने के लिए कैलाश पर्वत पर आकर भगवान शिव की तपस्या करने लगी और इस तपस्या से भगवान शिव इस कदर प्रसन्न हुए कि उन्होंने ऐसे रूप में पार्वती के समक्ष जाने का फैसला किया जो उन्हें शायद अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब इस रूप में भगवान शिव ने पार्वती से यह पूछा कि क्या वो उनसे विवाह करेंगी तो पार्वती ने अगले ही क्षण में अपनी सहमति दे दी और इसके बाद भगवान शिव अपने असली रूप में प्रकट हुए और बाद में उसी रात्रि को भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ, जिसकी वजह से ये रात्रि महाशिवरात्रि बन गई। और बाद में भगवान शिव और पार्वती के सबसे बड़े पुत्र कार्तिकेय ने उस राक्षस का वध किया जिसने भगवान ब्रह्मा से यह वरदान मांगा था कि उसका विनाश भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही होना चाहिए। अमेरिका के मशहूर थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर के एक सर्वे के मुताबिक भारत में सबसे ज्यादा 44% लोग सबसे पहले भगवान शिव की पूजा करते हैं, 35% लोग भगवान हनुमान की पूजा करते हैं, 32% लोग भगवान शिव के पुत्र गणेश जी की पूजा करते हैं, 28% लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, 21% भगवान श्री कृष्ण की, 20% देवी काली की और 17% लोग सबसे पहले भगवान श्री राम की पूजा करते हैं। और यही कारण है कि इस बार जब महाकुंभ का समापन महाशिवरात्रि से हो रहा है तब ज्यादा से ज्यादा लोग महाकुंभ के संगम में ये पवित्र स्नान करना चाहते हैं और अनुमान है कि महाकुंभ का मेला क्षेत्र इस समय भी लाखों लोगों से भरा हुआ है जब हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं और आप इस पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट आज देख सकते हैं। भीड़ किस
उमड़ी है। मेरे पीछे आप देखिए कि सिर्फ और सिर्फ आपको भीड़, तिल रखने की जगह नहीं मिलेगी। लोग आ रहे हैं और कल महाशिवरात्रि का जो आखिरी स्नान है उससे पहले जो लोगों की भीड़ आ रही है, जो श्रद्धालुओं की भीड़ आ रही है, उसको नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने बड़े इंतजाम किए हैं। एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स लगाई गई है, सीनियर IPS अधिकारियों को लगाया गया है। प्रयागराज के वाराणसी हाईवे पर ही मौजूद हूँ। देखिए किस तरीके से ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा रहा है। जो ट्रैफिक की बाइक इंटरसेप्टर्स हैं, जिस बाइक पर ट्रैफिक पुलिस कर्मी तैनात रहते हैं, वो लगातार ट्रैफिक को चला रहे हैं। जो गाड़ियां रुक जाती हैं बनारस की तरफ आने के लिए, जो गाड़ियां सवारियों को भरने लगती हैं, उनको खाली कर उनको आगे बढ़ाया जाता है। पुलिस परिवार अभिनंदन करता है। सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है, कृपया अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, वाहनों को देख करके चलें, ट्रैफिक रूल का पालन करें। जितने भी वाहन 2 व्हीलर 4 व्हीलर 3 व्हीलर वाहन है, वो कृपया वाहन धीरे चलाएं, श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो। जो भी लोग यात्री हमारे वाहनों से आ रहे हैं, उनके लिए हमारी यही उनसे अनुरोध बार बार किया जा रहा है कि जो हमारी पार्किंग चिन्हित है, हमारी मेला एरिया के पेरीफेरी में ही बहुत नजदीक एरिया में पार्किंग चिन्हित है, उनसे यही अनुरोध किया जा रहा है कि उन पार्किंग से अपने वाहनों को पार्क करें। हमारी फोर्स वहां पे डाइवर्जन के लिए पार्क कराने के लिए तैनात है। लगातार उनसे रिक्वेस्ट फॉर्म में उनसे अपील करती है। और इसके अलावा बहुत एक इम्पॉर्टेंट हम बार बार रख रहे हैं उनके सामने कि सड़कों के ऊपर अपनी गाड़ियों को पार्क ना करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी यह निर्देशित किया गया है कि सड़कों के ऊपर रोड साइड पे कहीं भी गाड़ियां पार्क ना हो, रॉन्ग साइड पे वाहनों को ड्राइव ना किया जाए। इस संबंध में बार बार कार्रवाइयां भी होती हैं, बार बार रिक्वेस्ट और अपील की जा रही है। आप तेजी ले आइए, घाट खाली है, स्नान करते रहो, चलते रहो। नमामि गंगे, नमामि गंगे, माँ गंगे का आशीर्वाद दीजिए। 2 डुबकी, माँ गंगे का आशीर्वाद, 2 डुबकी लगाइए, माँ गंगे का आशीर्वाद दीजिए और चलते फिरते समझा भी रहे हैं कि 2 डुबकी लगाइए, चलते फिरते नजर आइए, चलते फिरते। ये भी क्राउड मैनेजमेंट का एक तरीका है कि श्रद्धालुओं से उनकी भाषा में ए मैया, ए बाबू, ए बहन, ए माता, इस तरीके से आप संवाद स्थापित करें और संवाद करके श्रद्धालुओं को मोटिवेट करें कि वो जल्दी से स्नान करें और घाट खाली करें। यही क्राउड मैनेजमेंट का एक नया और अनोखा तरीका है जिसको CRPF के जवान संगम नोज पर अपना रहे हैं। संगम की पावन स्थली है, आप लोग धीरे धीरे आगे बढ़ें, उल्टा ना चले, कृपया उल्टा ना चले, धीरे धीरे आगे बढ़ें। किस तरीके से ये आखिरी अमृत स्नान की तैयारी हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखाते हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर बहुत सी जो रेला है यानी श्रद्धालुओं का आ रहा है और ये डाइवर्जन किया गया है। यहाँ पर इस तरीके से बैरिकेड्स लगाए गए हैं कि भीड़ इस संगम द्वार से एंट्री करे और संगम द्वार से एंट्री करने के बाद सीधे संगम नोज पर चले जाए। ये जो ऊंचाई का क्षेत्र है, यहाँ से बहुत कुछ देखा जा सकता है। बहुत दूर दूर तक जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी भी नजर यहाँ से रहती है, क्योंकि यहाँ पर खुद वैभव कृष्ण जी मौजूद हैं। सर, आप इस जगह पर खड़े हैं जो ये बहुत ऊंचाई का स्थान है, यहाँ से आप किस तरीके से डाइवर्ट कर रहे हैं भीड़ को, क्या देख पा रहे हैं और क्या मैनेजमेंट? देखिए, संगम क्षेत्र है, यहाँ पे इस मोर्चे से आने जाने वाली और जाने वाली दोनों तरीके की भीड़ हम लोग देख सकते हैं, प्लस घाट को देख सकते हैं। कहीं पे अगर किसी डाइवर्जन की जरूरत है, कहीं हमारा प्रेशर पॉइंट बन रहा है, तो वो अच्छे तरीके से उसकी मॉनिटरिंग हो सकती है। 44 दिन पहले जब महाकुंभ की शुरुआत हुई थी, उस समय भी हमारे देश में इस पर बड़ी राजनीति हो रही थी, और आज जब महाकुंभ समाप्त होने वाला है, तब भी इस पर हमारे देश में राजनीति बंद नहीं हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि विपक्षी दल बीजेपी का विरोध करते करते अब देश का ही विरोध करने लगे हैं, जबकि अखिलेश यादव ने कहा है कि भगवा वस्त्र पहनने से कोई व्यक्ति योगी नहीं बन सकता। जिनको जो दृष्टि दी गई है, उस दृष्टि के अनुसार उन्होंने कुंभ का आनंद लिया और सचमुच प्रयागराज ने आईना दिखाने का काम किया है देश के उन लोगों को जो लोग भारत और भारतीयता को, सनातन परंपरा को अक्सर कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करते थे। और उसमें मुझे एक बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बहुत अच्छा मुझे आर्टिकल भी मिला, जो एक बहुत अच्छी टिप्पणी की गई, उसके बारे में मैं उद्धृत करना चाहूंगा। उसमें एक सज्जन ने लिखा कि पिछले 1.5 महीने में वामपंथियों और समाजवादियों की बाल खंगाल लीजिए, महाकुंभ को लेकर विश्व भ्रमण के अलावा कुछ नहीं उनको दिखेगा। समाजवादी पार्टी का जो आचरण
इस देश से था वह या कांग्रेस का जो आचरण था वह किसी भी दिशा में भारत को बदनाम करने, और मैं तो बार बार कहता हूं कि आपकी लड़ाई बीजेपी से हो सकती है, लेकिन आप बीजेपी से लड़ते लड़ते कभी भारत से ही लड़ने लगते हैं। मत लड़िए भारत से, ये देश आपका भी है, जितना अधिकार हमारा है उतना ही आपका भी है। भारत के महापुरुषों के प्रति इस प्रकार की अनर्गल टिप्पणी मत करिए। आखिरकार गिद्ध को कहकर के किसको अपमानित कर रहे थे? क्या उनके परिवार के लोगों को, जो अपने परिवार के सदस्यों को ढूंढ रहे थे? एक बेटी अपनी माँ को ढूंढ रही थी, भाई भाई को ढूंढ रहा था, लोग आकर के अपने घर वालों को ढूंढ रहे थे जो अभी तक नहीं मिले हैं। क्या ढूंढने वालों को सरकार गिद्ध बोल रही थी? और सबसे बड़ा सवाल है, ये जो का नाम ले रहे हैं, ये हम लोगों ने किसी ने नहीं कहा कि पानी खराब है गंगा का। सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड ने कहा है कि ये गंगा का पानी खराब है, उत्तर प्रदेश का पॉल्यूशन बोर्ड कह रहा है कि पानी साफ है, और दिल्ली का पॉल्यूशन बोर्ड कह रहा है कि पानी खराब है। तो इसका मतलब है लखनऊ वाले दिल्ली वालों को कह रहे थे। क्या भगवा कपड़े पहनने से ही कोई योगी हो जाता है क्या? और हमारे भारत के लोग और खासकर गांव के लोग रामायण को जानते हैं, देखते हैं रामायण को, वो ये भी जानते हैं कि सीता माँ का अपहरण जब हुआ था तो रावण भी साधु के भेष में आया था। तो कल महाकुंभ का आखिरी दिन है और कल के बाद ये आयोजन, जो कि न सिर्फ भारत का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन रहा, कल इसका समापन हो जाएगा। और ये हर भारतीय के लिए एक गर्व का क्षण है, क्योंकि कल जब ये समाप्त होगा महाकुंभ, 65 से 70 करोड़ लोग कल शाम तक महाकुंभ में ये स्नान कर चुके होंगे। और चाहे हमारे देश में जो लोग हैं किसी भी धर्म को मानते हों, हर भारतीय के लिए एक बहुत ही गर्व का क्षण है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन हमने इस देश में किया है। और सबसे खास बात यह है कि इस आयोजन में 65 से 70 करोड़ लोग जहां पर आए हैं, वहां पर आपको उग्रता बिल्कुल दिखाई नहीं दी होगी। वहां पर किसी भी प्रकार की कोई धार्मिक कट्टरता आपको बिल्कुल दिखाई नहीं दी होगी। और इन 45 दिनों में आपने महाकुंभ में सिर्फ प्रेम देखा होगा, सिर्फ सद्भाव देखा होगा, सिर्फ पूजा देखी होगी, सिर्फ पवित्रता देखी होगी, और सिर्फ आस्था और भक्ति देखी होगी। और इसीलिए सनातन धर्म पूरी दुनिया का सबसे अलग धर्म माना जाता है, जो बहुत ही खास है, बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि यहां आपको उग्रता और कट्टरता बिल्कुल दिखाई नहीं देती। इसलिए एक दिन और है, और कल जब ये इतना बड़ा धार्मिक आयोजन समाप्त होगा, तब हम आपके सामने एक और विशाल विश्लेषण इसका करेंगे। बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, और यह खबर दुखद भी है। और इस खबर से पहले हमारा आपसे एक सवाल है, और वो ये कि क्या आप 41 साल के बाद मिले इंसाफ को इंसाफ मानेंगे? हमारे देश में इंसाफ की जो रफ्तार है वो कितनी कम होनी चाहिए, कितने स्लो मोशन में होना चाहिए? क्या 41 साल भी लग सकते हैं इंसाफ मिलने में? इस विषय पर हमारे देश में न जाने कितनी फिल्में बन चुकी हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि अदालत में तारीख पर तारीख चलती रहती है, लेकिन इंसाफ कभी नहीं मिलता। आज वर्ष 1984 के सिख दंगों के मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को दिल्ली की एक अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। यह वही मामला है जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में सिख दंगे हुए थे, सिखों का नरसंहार हुआ था, और इस नरसंहार में हिंसक भीड़ ने जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह को जिंदा जलाकर मार दिया था। एक बाप और बेटे की हत्या की कहानी है ये। एक बाप और बेटे को जिंदा जला दिया गया था। कब? 1984 में, आज से 41 साल पहले, सिख दंगों में। उस समय जसवंत सिंह की बेटी सिर्फ 11 साल की थी, और उन्होंने एक गवाह के रूप में पुलिस को यह बयान दिया था कि जिस भीड़ ने उनके पिता और उनके भाई को जिंदा जलाकर मार डाला, उस भीड़ का नेतृत्व सज्जन कुमार ही कर रहे थे, जो कांग्रेस के उस समय बड़े नेता थे। लेकिन इस गवाही के बावजूद इस मामले में
सिर्फ एफआईआर दर्ज करने में ही पूरे 7 साल लग गए और 1984 के इस मामले में पहली बार एफआईआर दर्ज हुई वर्ष 1991 में जाकर। 7 साल के बाद तो एफआईआर दर्ज हुई है। क्यों? क्योंकि उस समय देश में कांग्रेस की सरकार थी और उस कांग्रेस की सरकार में पुलिस ने सज्जन कुमार के खिलाफ इस तरह से हल्के हाथ से जांच की कि चार्जशीट में सज्जन कुमार का नाम तक नहीं आया और वो इस मामले में इसके बाद भी 20 वर्षों तक लगातार बचते चले गए और यूपीए की सरकार जब तक हमारे देश में रही तब तक सज्जन कुमार के खिलाफ कोई जांच नहीं हुई, कोई जांच नहीं खुली, क्योंकि पुलिस के हाथ बंधे हुए थे। सरकार कांग्रेस की थी। वर्ष 2015 में जब मोदी की सरकार आई तो पुलिस के हाथ भी खुल गए और मोदी सरकार ने इन दंगों की फाइल्स को फिर से खोला और अब उस 2015 के 10 साल के बाद इस मामले में सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा हुई है। लेकिन आज बड़ा सवाल यही है कि पूरे 41 वर्षों में मिले इस इंसाफ को क्या वाकई इंसाफ माना जाएगा? जब ये दंगे हुए थे तब सज्जन कुमार 39 वर्ष के थे, आज वो 80 वर्ष के हो चुके हैं और सोचिए 80 साल की उम्र में हमारी अदालतें अब उन्हें उम्र कैद की सजा दे रही हैं और सज्जन कुमार के पास यह विकल्प है कि वो अब भी इस निचली अदालत के फैसले के खिलाफ पहले हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं। हाईकोर्ट में मामला चलेगा कई वर्षों तक और अगर वहां भी हार गए तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और वहां भी यह मामला वर्षों तक चलेगा। तब तक सज्जन कुमार की उम्र 100 वर्ष से भी शायद ज्यादा हो चुकी होगी। इस मामले में अदालत ने पीड़ित जसवंत सिंह की बेटी की गवाही को एक बहुत बड़ा सबूत माना, जो वर्ष 1984 के दंगों के समय बहुत छोटी थी और आज वो 55 वर्ष की हो चुकी हैं। लेकिन कोर्ट ने उनके पिता और भाई को जिंदा जलाने के लिए सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई। यह 1984 के सिख विरोधी दंगों का दूसरा मामला है जिसमें सज्जन कुमार को सजा हुई है और वो इससे पहले भी एक और मामले में दोषी साबित हो चुके हैं और इस समय जेल में है। हालांकि यहां आपको यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि जब देश में मोदी सरकार नहीं आई थी उससे पहले यूपीए की सरकार में सज्जन कुमार एक सांसद थे और सिख विरोधी दंगों के आरोप होते हुए भी कांग्रेस ने उन्हें बार बार लोकसभा का चुनाव लड़वाया और वो वर्ष 2004 से 2009 के बीच दिल्ली से लोकसभा के सांसद भी थे। वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी के दिवंगत नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा को चुनाव में हराया था और साहिब सिंह वर्मा जो प्रवेश वर्मा के पिता हैं। यानी जिस दिल्ली में सज्जन कुमार ने सिख विरोधी दंगे कराए उसी दिल्ली में लोगों ने उन्हें चुनाव जिताकर सांसद भी बना दिया। वो वर्ष 2018 तक कांग्रेस के सदस्य रहे और कांग्रेस ने उन्हें कभी पार्टी से नहीं निकाला, बल्कि सज्जन कुमार ने खुद ही बाद में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। आज हमारा एक ही सवाल है कि क्या इस देश में कछुए की रफ्तार से मिलने वाले न्याय की कभी कोई बात नहीं होगी? क्योंकि आज जो इंसाफ मिला है वो तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इंसाफ की रफ्तार भी तो देखिए। यह हमारे देश का एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर शायद कभी बात नहीं होती। यह कभी चुनावी मुद्दा नहीं बन पाया, लेकिन उन लोगों से पूछिए जिनकी पूरी जिंदगी अदालत के चक्कर काटते काटते निकल गई, जिन्हें न जाने 40, 50, 60 वर्षों के बाद भी आज न्याय नहीं मिला है। आप किसी ऐसे परिवार से मिलकर देखिए जिसका अदालत में कोई ना कोई मामला चल रहा हो। अदालत का एक मामला गंभीर बीमारी की तरह होता है, कैंसर की तरह होता है, जो पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। एक अदालत में एक केस लड़ने में कितना पैसा लगता है, कितना समय लगता है और फिर न्याय के लिए वर्षों और दशकों का इंतजार करना पड़ता है, ये इन परिवारों से पूछिए। और आज हम ये चाहेंगे कि इस देश में न्याय व्यवस्था की जो स्लो मोशन में रफ्तार है, इस पर एक बहस जरूर होनी चाहिए और हमारे देश के लोगों को इस मुद्दे को जोर शोर से उठाना चाहिए। अब आपको यह बताएंगे कि क्या शराब घोटाले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया फिर से गिरफ्तार हो सकते हैं? दिल्ली में जिस नई शराब नीति के कारण शराब घोटाला होने के आरोप लगे, उस पर बीजेपी की सरकार ने आज दिल्ली की विधानसभा में एक सीएजी की रिपोर्ट पेश की है। इसमें लिखा है कि शराब घोटाला 2002 करोड़ रुपए का था। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस नई शराब नीति में ऐसी कई कमियां थीं जिससे लाइसेंस प्रक्रिया में धांधली हुई और कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचा।
शराब कारोबारियों के लिए प्रॉफिट मार्जिन को 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया और नई शराब नीति में ऐसे बदलाव हुए जिन पर कोई विचार विमर्श किया ही नहीं गया। और सबसे बड़ी बात यह कि यह रिपोर्ट आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान बनी थी, लेकिन केजरीवाल ने इस रिपोर्ट को अब तक दबाकर रखा था और इसे कभी बाहर नहीं आने दिया। जैसे ही केजरीवाल की सरकार गई, यह रिपोर्ट बाहर आ गई। अब नई शराब नीति पर पेश हुई इस रिपोर्ट को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास भेजा जाएगा और विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि वो 12 सदस्यों वाली एक कमेटी बनाएंगे और ये कमेटी फैसला लेगी कि इस मामले में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का क्या करना है, क्योंकि पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी इस घोटाले में आरोपी बनाई गई है। खुलासे हैं, मैंने सरसरी तौर पर देखा 890 करोड़ रुपए लाइसेंस फी सब जोन से लेनी थी, उसे लेने में असफल रहे। 144 करोड़ रुपए जो हम सुना करते थे कोविड के दौरान जोन में जोनल लाइसेंस फी में छोड़ दिए गए। ऐसी दिल दहला देने वाले भ्रष्टाचार की बातें हैं। ये स्टैट्यूटरी बॉडी की रिपोर्ट है। अब हम आपको एक ऐसी खबर दिखाएंगे जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि हमारे बच्चों को आखिर क्या हो गया है। और आज नाबालिग यानी 18 साल से कम उम्र के बच्चे किस तरह एक गलत दिशा में जा रहे हैं। भारत के बच्चों को हुआ क्या है। उत्तर प्रदेश में 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं इस समय चल रही हैं और इस परीक्षा के पहले ही दिन 3.25 लाख छात्रों ने यह परीक्षा नहीं दी। इसका बड़ा कारण यह माना जा रहा है कि योगी सरकार ने इस बार नकल और क्वेश्चन पेपर लीक होने पर बड़ी सख्ती बरती है। ना नकल हो रही है, ना क्वेश्चन पेपर लीक हो रहे हैं। और यह हो सकता है कि इन छात्रों को यह लगा हो कि बिना पेपर लीक हुए और नकल किए ये परीक्षा देने का कोई फायदा नहीं है। 24 फरवरी को 10वीं और 12वीं का पहला पेपर था और पहले ही दिन 51.5 लाख छात्रों में से 2,72,000 छात्रों ने इस परीक्षा को छोड़ दिया, यानी परीक्षा ही नहीं दी। यह परीक्षा प्रयागराज को छोड़कर पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में हुई। इसमें 51.5 लाख छात्रों को परीक्षा देनी थी, जिसमें से करीब 2.25 लाख छात्र परीक्षा देने पहुंचे ही नहीं। यूपी बोर्ड का मानना है कि नकल पर सख्ती की वजह से परीक्षा छोड़ने वाले छात्रों की संख्या बढ़ गई। जांच के दौरान 14 फर्जी छात्र भी पकड़े गए जो दूसरे छात्रों की जगह परीक्षा लिखने के लिए आए थे। उत्तर प्रदेश में 5% छात्रों ने बोर्ड की परीक्षाएं नहीं दी हैं और हमारे देश में बेरोजगारी दर भी लगभग इतनी ही है। अब देखिए, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के एक प्राइवेट स्कूल में 5 छात्रों ने अपनी टीचर को एक ब्लास्ट में उड़ाने की साजिश रची। इनमें 3 लड़कियां भी शामिल थीं और ये सभी 8वीं और 9वीं क्लास में पढ़ते थे, जिनकी उम्र है 13 से 15 साल। और ये पांचों लड़के और लड़कियां अपने टीचर से चिढ़ते थे, अपने टीचर को पसंद नहीं करते थे। इसलिए अपने टीचर को निशाना बनाने के लिए उन्होंने सोडियम का इस्तेमाल करके वॉशरूम में एक धमाका करने की योजना बनाई। उन्होंने सोडियम ब्लास्ट से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर देखा था कि यह ब्लास्ट कैसे किया जाता है और एक छात्रा ने अपने रिश्तेदार के अकाउंट से ऑनलाइन सोडियम मंगवा लिया। 2 छात्राओं ने इसे एक जगह पर छुपाकर रख दिया और उन्हें भरोसा था कि जैसे ही यह टीचर वॉशरूम में आने के बाद फ्लश करेगी, पानी के संपर्क में आते ही यह सोडियम एक ब्लास्ट पैदा करेगा। लेकिन टीचर से पहले एक 9 साल की लड़की इसका शिकार बन गई और इस घटना का खुलासा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हुआ। सोडियम धातु की पानी के साथ रिएक्शन से काफी हीट पैदा होती है, जिससे सोडियम हाइड्रोक्साइड आग पकड़ लेता है और इससे छोटे छोटे ब्लास्ट भी होने लगते हैं। और यह बात सोशल मीडिया के जरिए इन लड़के लड़कियों को पता चली। सोचिए कितनी खतरनाक बात है कि इन्होंने इस जानकारी का इस्तेमाल अपने ही स्कूल में ब्लास्ट करने के लिए किया। आजकल के बच्चे लोग थोड़ा सा मिस्चीवियस होते हैं और उसी मिस्चीवियस में वो लोग कुछ सोडियम लेकर के स्कूल आए थे। जो इन दोनों परीक्षा चल रही है तो वो सबको हम लोग बैक चेक नहीं किए और जब रिसेस हुई उस समय रिसेस के बाद में जब घंटी लगी तो कुछ ब्लास्ट करने की मतलब कि जलने की आवाज़ आई, जिसमें एक लड़की टॉयलेट गई हुई थी और वह पानी डाली तो ये सब जो सोडियम है वह जल गया
और थोड़ा थोड़ा बच्ची को चोट आई है। अभी तो पहले हम लोग मुंड्रा हॉस्पिटल ले गए थे फर्स्ट एड के लिए, और उसके बाद में अभी हम लोग वैष्णव नगर जो वन स्पेशलिस्ट है उस स्कूल में उसको एडमिट कर, उस हॉस्पिटल में उसे एडमिट कर दिए हैं। यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है जिसमें कि जिस बच्चे को लगा है वो अभी रामा मैग्नेटो के पास एक मेडिकल है वहाँ पे एडमिट है। अब आपको दिल्ली की बात बताते हैं। पिछले हफ्ते दिल्ली में 3 ऐसी बड़ी आपराधिक घटनाएं हुई हैं जिनमें आरोपी नाबालिग बच्चे थे। 20 फरवरी को नशे में धुत 5 नाबालिगों ने 2 घंटे में 2 मर्डर कर दिए। उससे एक दिन पहले 3 लड़कों ने रास्ता पूछने पर एक व्यक्ति को चाकू मार दिया। इसी हफ्ते एक नाबालिग बच्चे ने एक व्यक्ति को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। आंकड़ों के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली में ही हर महीने 40 हत्याएं होती हैं, जिनमें से 3 से 4 हत्याएं अब नाबालिग बच्चे कर रहे हैं। पहले नाबालिग बच्चों को अपने अपराध की जो सजा है उसका अंदाजा नहीं होता था, लेकिन अब वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि वो अपराध करके भी बच सकते हैं। और जो बड़े बड़े अपराधियों के गैंग्स हैं, अब वो अपने गैंग में नाबालिग लड़कों को शामिल कर रहे हैं और उनसे ये कहते हैं कि वो कोई भी अपराध करें, कोई भी हत्या करें, नाबालिग होने की वजह से उन्हें जेल की सजा नहीं होगी। और अब बड़ी संख्या में ये अपराधी जो हैं, ये बड़े बड़े जो गैंग्स हैं, ये नाबालिग बच्चों का ब्रेन वॉश करके उन्हें अपराधी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत चिंता का विषय है। इस पर हम किसी और दिन आपसे विस्तार में बात करेंगे।